लगभग 84 खबरों के नहले पे विश्लेषण का दहला लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। बुलंदशहर के स्याना खान के पीछे किसकी साजिश है? मानियों के मुकदमे का पिटारा कितना भारी भरकम है? राजस्थान के चुनाव में भारत माता के जयकारे पर क्यों भिड़े राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी? बिहार में पीके पर क्यों फूटा बीजेपी का गुस्सा? राज ठाकरे सांठगांठ पर कौन सी टिप मिली है? प्याज से किसानों की आंखें लाल क्यों हैं? देश और दुनिया की ऐसी हर अहम खबर पूरी रफ्तार और विस्तार से दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नहले पे दहला इस वक्त की टॉप 25 खबरों के साथ। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में दुबई सरकार ने बिचौलिए मिशेल को सीबीआई को सौंप दिया है। रात 10:30 बजे मिशेल दिल्ली पहुंच सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। 10 दिसंबर को ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने पर चर्चा होगी। कल राजस्थान और तेलंगाना में प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियां प्रचार में पूरा जोर लगाएंगी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने 2019 में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। कहा है आगे का जीवन राम मंदिर के लिए लड़ाई के नाम होगा। बुलंदशहर हिंसा में मारे गए सुमित के परिवार को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने एफआईआर से नाम हटाने का भी भरोसा दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की हत्या को लेकर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। लखनऊ में आज लोगों ने बुलंदशहर हिंसा के विरोध में शांतिपूर्ण मार्च निकाला। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट सीवीसी की रिपोर्ट को लेकर अहम फैसला कर सकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज अबू धाबी में गांधी जायद डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए अनशन करने वाले महंत परमहंस दास को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में 1/3 आरक्षण की मांग की है। अगले साल फरवरी से गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों ने जूना अखाड़ा की साध्वी कोयलगिरी को जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान साध्वी की मौत हो गई है। यूपी के हाथरस में बारातियों के भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। भोपाल में ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कई घंटों तक लंबा जाम लग गया। हरियाणा के गोहाना में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। ओडिशा के मयूरभंज में गांव वालों ने छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी टीचर और चपरासी की पिटाई कर दी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के सुमेरुपुर में अरावली एक्सप्रेस के आगे कूदकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया। पुलिस आत्महत्या की वजह का पता लगाने में जुट गई है। गुजरात के दाहोद में तेंदुए के आतंक से लोग दहशत में हैं। पिछले 15 दिनों में तेंदुआ 3 लोगों की जान ले चुका है। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने पुलिस से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर एक महिला के साथ बुरी तरह मारपीट की। इंदौर में बीएसएफ के कांस्टेबल ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने नेट्स पर जमकर प्रैक्टिस की। 6 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। आईपीएल की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने अगले सीजन से पहले अपने नाम में बदलाव किया है। अब इस टीम को दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जाना जाएगा। यूपी के बुलंदशहर के स्याना गांव में गोकशी के शक में फैली हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। इस पूरे मामले की जांच के लिए आईजी रेंज की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई है। फिलहाल बुलंदशहर में हालात सामान्य है। हालांकि एहतियातन मौके पर आरएएफ की 5 कंपनी और पीएसी की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं।
पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 87 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस की 6 टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही हैं। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस ने योगेश राज को पूरी हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया है। योगेश राज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उस पर हिंसा भड़काने का आरोप है। घटना के दौरान स्याना कोतवाली के प्रभारी सुबोध कुमार सिंह ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। FIR के मुताबिक सभी लोग शांत हो गए थे, लेकिन योगेश ने लोगों को उकसाया, जिसके बाद हिंसा शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि योगेश बजरंग दल का जिला संयोजक है। हालांकि पुलिस ने आरोपी के संगठन को लेकर चुप्पी साध रखी है। योगेश राज के संगठन के बारे में सवाल पूछने पर ADG लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ADG का कहना है कि इस घटना को किसी का फेल्यूर बताना जल्दबाजी होगी। SIT की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें किसी की गलती थी या नहीं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 4 नामित अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 4-5 अन्य लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल योगेश राज भी इसमें एक नामित अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और उनके रोल को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। किसी भी संगठन के इसमें प्रतिभाग करने की सूचना नहीं है और ये संगठन का नाम लेना कदापि उचित नहीं है। पुलिस ने योगेश राज के खिलाफ जो FIR दर्ज की है, उसके मुताबिक उसी ने सोमवार को हिंसक भीड़ की अगुवाई की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ IPC की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 333, 353, 427, 436 और 394 के तहत मामला दर्ज किया है। इस हिंसा की FIR खुद चिमकारा वाठी पुलिस चौकी के इंचार्ज सुभाष चंद्र ने दर्ज कराई है। FIR में सब इंस्पेक्टर सुभाष ने पहला नाम योगेश राज का ही लिखवाया है। हालांकि उसके साथ अन्य 27 लोग भी नामजद किए गए हैं, लेकिन इस हिंसा की तहरीर में 3 बार योगेश का नाम आया है। FIR में साफ साफ लिखा है कि वो भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, भीड़ को भड़का रहा था। योगेश राज स्याना के नया बासा गांव का रहने वाला है। पहले भी कई विवादों में इसका नाम आ चुका है। योगेश राज पहले एक प्राइवेट नौकरी करता था। 2016 में वो बजरंग दल का जिला संयोजक बना। उसके बाद नौकरी छोड़कर पूरी तरह संगठन के लिए काम करने लगा। मुख्य आरोपी बजरंग दल का है, फिर भी पुलिस इस मामले में किसी हिंदूवादी संगठन का नाम लेने को तैयार नहीं है। वहीं दंगे में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के घरवाले इस पूरी घटना को सोची समझी साजिश बता रहे हैं। 24 घंटे हो गए, वीडियो में जो है साफ दिखाई दे रहे हैं चेहरे। किसी को पकड़ा कुछ भी नहीं बचा। बुलंदशहर में गोक्षी की हत्या पर भड़की हिंसा में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर सुबोध का पार्थिव शरीर एटा स्थित उनके घर लाया गया है। पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है। इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है जिस डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने जान दे दी, वही उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। आज जो उनके साथ पुलिस डिपार्टमेंट जो संकोच किया है उनके साथ में, उससे मेरी छाती फट गई। किस तरह का संकोच आपको महसूस हुआ? उनके साथ न्याय नहीं कर रहा कोई, उनके साथ न्याय नहीं कर रहा कोई। उनको मारने वालों के लिए मार के रख दो तो न्याय है, वरना वहाँ का विभाग जो बोल रहा। इंस्पेक्टर सुबोध के परिजनों ने यूपी सरकार से नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि CM के पास उनके परिवार से मिलने के लिए फुर्सत नहीं है। उनके राज में पुलिस पर हमले हो रहे हैं और वो चुप्पी साधे बैठे हैं। भैया विवेचना कर रहे थे, उसी चक्कर में भैया मेरे मारे गए। क्योंकि भैया जब गाड़ी में लटके हुए हैं तो जो 2-4 लड़के उनके आगे पीछे घूम के देख रहे हैं, जय इंस्पेक्टर का हाथ में लगी। हाँ, ये बातें हो रही थी ना उसकी। जब उनके साथ वाला इंस्पेक्टर, उनके साथ वाला ड्राइवर वो छोड़ के क्यों भाग गए? आप बताइए कि उनके साथ वाला दरोगा एक हवाई फायर करता तब भी भीड़ से तरह हो सकती थी। मेरा भाई इतना गाँव सब अकेले 4 को संभालता, लेकिन जब वो बिल्कुल अकेले ऐसा या पत्थर मारा और उसी जगह गोली मार दी। उसके सर में रिवाल्वर भी गायब है, उसके 3 गन गायब है, उसके गले की चेन गायब है। बताइए हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आया। इंस्पेक्टर सुबोध की बहन ने आरोप लगाया कि उनके भाई अखलाक केस की जांच कर रहे थे, इसीलिए उन्हें मारा गया। शहीद इंस्पेक्टर सुबोध के परिजनों का कहना है कि उन्हें सरकार से कोई मुआवजा नहीं चाहिए। वो अपने भाई के लिए शहीद का दर्जा चाहती हैं।
साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि गांव में उनका एक स्मारक बनवाया जाए। उधर जब इंडिया न्यूज की टीम बुलंदशहर हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे योगेश राज के घर पहुंची तो वहां मौजूद उसकी चाची ने कहा कि योगेश नादान है, वो गौ माता का रक्षक और सेवक है, वो हिंसा में शामिल नहीं था। उसकी चाची का कहना है कि इंस्पेक्टर सुबोध ने खुद अपने आप को गोली मारी। गाँव कट रही थी थल में, वहाँ योगेश जा रहा पेपर देने, वहाँ योगेश पे को किसी ने फोन करा। जब पहुंचे वहाँ पहुंचने के बाद जो इंस्पेक्टर ने एक लड़का में गोली मारी, मारने के बाद जो लड़का मर गया तो इंस्पेक्टर घबरा गई। इंस्पेक्टर घबराने के बाद उन्होंने अपने गोली मार ली। इंस्पेक्टर ने फिर गोली मार दी? अपने आप गोली मारी थी। इंस्पेक्टर साहब ने मार के गोली, योगेश तुझे फंसवाऊंगा मैं। मारने के बाद फिर योगेश पे पूरा इल्जाम लग गया, खुद ने गोली मारी थी इंस्पेक्टर साहब ने। इस पूरे मामले में बजरंग दल से जुड़े योगेश राज का नाम सामने आने के बाद इंडिया न्यूज ने बजरंग दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेंद्र जैन से बातचीत की। उन्होंने इस घटना को भावनाओं का उफान करार दिया और पूरा ठीकरा प्रशासन के सिर फोड़ दिया। पिछले 4 दिन से जो बुलंदशहर में हो रहा था, जो एक मुसलमानों का वहाँ सम्मेलन चल रहा है, 40-50 लाख लोग वहाँ एकत्र हैं और उन 40-50 लाख लोगों के बीच में जिस तरीके के भाषण हुए हैं, जिस तरीके के मॉब वहाँ नारेबाजी करता हुआ जा रहा था, तो शहर ऑलरेडी एक बारूद के ढेर पर बैठा था। प्रशासन को इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए थी कि एक छोटी सी भी चिंगारी उस बारूद के ढेर को विस्फोट में बदल सकती थी, और वही हो गया। अब इसके पीछे बजरंग दल है, बजरंग दल के लोग तो रिएक्शन करने आए हैं जब वो घटना घट गई है, लेकिन मैं एक जनरल बात कहता हूं कि इसके पीछे कोई और असामाजिक तत्व है क्या? क्या इस पूरी कोई प्लान पहले से थी तैयारी की? जो लोग वहां बैठे थे, जो ये करना चाहते थे, उन्होंने उस काम को कर लिया है। ये जांच का विषय है। प्रशासन को बहुत अच्छे से जल्दबाजी में निर्णय नहीं करने चाहिए, प्रशासन को इस पर जांच करना चाहिए। लेकिन समाज की फ्रस्ट्रेशन है, जो 4 दिन से हो रहा था, उसकी फ्रस्ट्रेशन तो निकली है। 2015 में दादरी कांड के बाद जब देश भर में गोरक्षकों का तांडव शुरू हुआ, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलंदशहर में भी गोरक्षा के नाम पर ही हिंसा का तांडव हुआ। इस घटना पर यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। लगी घर के चिराग से कि ये जो गौरक्षक है, इनको तो पूरा प्रोटेक्शन बीजेपी देती है, आरएसएस देती है, संघ परिवार देती है, और एक पुलिस ऑफिसर को उसी के वेपन से उसके सर में गोली दाग देना, उसको कत्ल कर देना, तो ये जो मॉन्स्टर क्रिएट हुआ है, तो ये तो इन्हीं का क्रिएशन है, क्योंकि इन्होंने गाय की जिंदगी को इंसानों की जिंदगी से बड़ा समझा और उसका नतीजा ही निकला। सोसाइटी के बारे में तो बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता कितनी उसकी प्रामाणिकता है। यही पुलिस के अफसरान उसमें होते हैं, यही सीबीआई में जाते हैं। अब इन जांच एजेंसियों का जो हश्र हुआ है वो किसी से छुपा तो है नहीं। अब कैसे ये कह दिया जाए कि एसआईटी की जांच भी निष्पक्ष होगी, जब सीबीआई ही निष्पक्ष नहीं कही जा रही है। जब 400 लोग एक मानसिक सोच से वहां आए और हिंसा उन्होंने करके लोगों को मार दिया, तो उसके पीछे कौन है और ऐसा उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है? और अगर पुलिस कर्मी की सुरक्षा नहीं हो सकती और लोग पिस्तौल से पुलिस कर्मी को मार दें, तो योगी जी ने तो कहा कि मैं 40 लाख या 50 लाख रुपया दूंगा, वो तो अलग बात है, लेकिन जो 400 लोग हैं उनका बचाव कौन करता है? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और बहुत दुखद घटना है ये। किसी भी तरह का इस तरह का जब दंगा होता है तो सिर्फ इंसान ही नहीं मरता बल्कि इंसानियत भी मरती है। और जो कुछ भी बुलंदशहर में ये घटना हुई है, निश्चित तौर से वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। जो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी भी भेदभाव के बगैर उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई होगी। बुलंदशहर हिंसा को लेकर योगी सरकार विपक्ष के साथ साथ अपनों के भी निशाने पर है। योगी सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया है। ये वो लोग हैं जो प्रदेश को अमन चैन में नहीं रहने देना चाहते हैं, जिसका खुलासा वीडियो के माध्यम से, एफआईआर के माध्यम से बात उभर के आ गई कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग और उसमें भाजपा भी शामिल है। ये लोग नहीं चाहते हैं अमन चैन।
जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सड़क बाधित नहीं कर सकते, यातायात बाधित नहीं कर सकते, तो ये सड़क बाधित करने क्यों गए? इस मुद्दे को क्या आप बीजेपी के सामने उठाएंगे? हम बीजेपी के सामने क्यों उठाने जाएं? बीजेपी क्या है, सरकार के सामने रखेंगे ना, मुख्यमंत्री के सामने बिल्कुल मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा और मॉब लिंचिंग रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है। बुलंदशहर के स्याना कांड के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि गोरक्षकों पर राज्य सरकार की नजर क्यों नहीं थी। बवाल होने के बाद योगी सरकार अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हरकत में नजर आ रही है। विपक्षी दलों के निशाने पर आए सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर अपने आवास पर अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सूबे के गृह विभाग और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस बीच बुलंदशहर हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं दूसरी ओर से राज्यपाल राम नाईक ने बुलंदशहर हिंसा की निंदा करते हुए ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई है। जिस प्रकार की घटना कल हुई है वो अतीव निंदनीय है। पुलिस प्रदेश के लोगों के लिए रक्षा का काम करती है, ऐसे में पुलिस अधिकारी की हत्या होना अपने आप में गंभीर बात है। बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध के अलावा एक युवक सुमित की भी मौत हो गई। उसके परिजन भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लाश बनकर जमीन पर पड़ा सुमित अपने परिवार का दुलारा था। पुलिस अफसर बनकर वो समाज और देश के लिए कुछ करना चाहता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये सपना सपना ही रह जाएगा। उसके घर वालों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका है। बुलंदशहर में गोकशी के शक में भड़की हिंसा के दौरान गोली लगने से सुमित की मौत हो गई। सुमित को गोली लगने की घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सुमित के पेट में गोली लगी है और कुछ युवक उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित के घर वालों का आरोप है कि पुलिस फायरिंग में ही उसकी जान गई है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था ये तो हमें नहीं पता, पर वो जैसे अपने यार को छोड़ने के लिए गया था तो अपने यार को बैठाने के बाद बस में वहाँ पर खड़ा था। इतने में ही उधर से गोली दरोगा जी ने डायरेक्ट सीधी चलाई, उसकी सीने में लगी, छाती में। अगर दरोगा जी अलग से चलाते, ऊपर फायरिंग करते तो गोली और कहीं भी लगती, या वो भगता हुआ होता तो टांग बाएं में भी लगती। सामने से गोली लगी है बिल्कुल सीधी। सुमित अमर सिंह डिग्री कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का छात्र था। उसने हाल ही में हुए पुलिस भर्ती का एग्जाम भी दिया था और रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। उसका इंतजार उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। सुमित के परिजनों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इन पैसों से उसके परिजनों की सूनी जिंदगी में खुशियां लौट पाएंगी। बुलंदशहर के स्याना में धर्म के नाम पर खूनी खेल नहीं होता अगर लोगों ने अपने ही जिले के एक गांव में से थोड़ी भी नसीहत दी होती। बुलंदशहर में तबलीगी इज्तिमा के दौरान लोग जाम में फंस गए थे। नेशनल हाईवे पर ही जैनपुर गांव के पास मुस्लिमों की एक जमात भी जाम में अटक गई। तभी नमाज का वक्त हो गया। सामने शिव मंदिर था। मंदिर की देखरेख करने वालों ने मुस्लिम भाइयों का धर्म संकट समझा और उन्हें मंदिर परिसर में ही नमाज अदा करने को कहा। नमाज से पहले वजू करने के लिए पानी का इंतजाम भी मंदिर की ओर से किया गया। शिव मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का ये बेमिसाल वाकया शनिवार का है। अब स्याना में हिंसा की आग के बाद ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक तरफ दंगाइयों ने यूपी के बुलंदशहर को जलाया और पुलिस इंस्पेक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी, तो वहीं सूबे की राजधानी लखनऊ में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आधी रात में बीजेपी नेता की हत्या से कोहराम मच गया। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां बादशाह नगर इलाके में सोमवार देर रात बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रत्युष मणि त्रिपाठी को बड़ी ही बेरहमी से चाकू से मौत के घाट उतार दिया गया। खून से लथपथ बीजेपी नेता प्रत्युष मणि त्रिपाठी को हत्यारे सड़क पर फेंक कर भाग गए। जैसे ही इनकी सूचना पुलिस को मिली, फौरन उन्हें ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उधर बीजेपी नेता की हत्या की खबर शहर में आग की तरह फैलते ही बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और हंगामा करने लगे। हंगामे के चलते मरीजों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और एडीजी, आईजी और एसएसपी से लेकर डीएम ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को शांत करने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए।
कार्यकर्ताओं ने एसएसपी और डीएम का घेराव कर शव को ले जाने से मना कर दिया। हंगामा कर रहे कार्यकर्ता एसएसपी को हटाने और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरह यहीं बैठे रहेंगे और एसएसपी साहब को जाना होगा, ये लखनऊ से जाना होगा। अब प्रशासन अपनी आंखें खोल ले। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी नेता को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी थी। 4 दिन पहले भी प्रत्युष मणि त्रिपाठी के घर पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद उन्होंने थाने में इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई आपसी लड़ाई की भी कोई एफआईआर दर्ज हुई थी 25 तारीख को, उसको लेकर भी ऑलरेडी उसमें केस मुकदमेबाजी चल रही थी, एक गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन जो लोग हैं उनका असंतोष ये है कि उसमें और भी कुछ नामजद लोग थे जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब सारी टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है और इनके परिवार के लिए भी समुचित आर्थिक सहायता करा के उनकी देखरेख की व्यवस्था कराई जाएगी। मामले में पुलिस की लापरवाही पर सवाल खड़े हुए तो कैसरबाग थाने के इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया गया और 5 नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। ऐसे वाक्य देखने के बाद कभी कभी लगता है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है या अपराधियों का राजनीतिकरण। और अब बात करेंगे हम ऐसे माननीयों की जो राजनीति के मुकदमे के अंदर फंसे हुए हैं। मौजूदा समय में सांसदों और विधानसभा के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों पर 4122 आपराधिक केस लंबित हैं। ये 4000 से ज्यादा केस वर्तमान के साथ साथ पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित है। हैरानी की बात यह है कि माननीयों के खिलाफ ये हजारों केस पिछले 3 दशकों से लंबित है। माननीयों के खिलाफ मुकदमों का ये डाटा राज्यों और सभी हाईकोर्ट से जुटाया गया है। एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया और स्नेहा कलिता ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक माननीयों के खिलाफ 264 मुकदमों में हाईकोर्ट ने खुद सुनवाई रोकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेताओं के खिलाफ कई केस 1991 से लंबित है, लेकिन अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट सांसदों विधायकों के केस की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन पर विचार कर सकता है। जेलों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती तादाद को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है। सबसे बड़ी अदालत ने कैदियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर की है। फिलहाल देश की जेलों में 67% से ज्यादा विचाराधीन कैदी है जिनका केस लंबित है। यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की जेलों में सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं। विचाराधीन कैदियों को लेकर एक रिव्यू कमेटी बनी है, लेकिन ऐसे कैदियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब विचाराधीन कैदियों के मामले को जल्द से जल्द निपटाने पर जोर दिया है। रिव्यू कमेटी से कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्ट नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी NALSA को सौंपे। NALSA ने विचाराधीन कैदियों को लेकर खास गाइडलाइंस भी बनाई हैं, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP कहा जाता है। NALSA से कहा गया है कि सभी राज्य के जेल DG को या SOP भेजी जाए। 2019 के आम चुनाव की उल्टी गिनती के बीच हर दिन बीतने के साथ मंदिर मुद्दा गर्माता जा रहा है। शिवसेना के बाद MNS भी इस जंग में कूद पड़ी है। MNS चीफ राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर को लेकर केंद्र सरकार और असदुद्दीन ओवैसी के बीच सांठगांठ है। मुंबई के विक्रोली में हो रहे पार्टी के कार्यक्रम में राज ठाकरे ने सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी और बीजेपी मिलकर राम मंदिर के मुद्दे पर देश में दंगा कराना चाहते हैं। उन्हें दिल्ली से पता चला कि ओवैसी और बीजेपी के बीच दंगा भड़काने की डील हुई है। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार के पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले दंगे का सहारा ले सकती है। राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना ने कहा है कि अगर उनके पास सबूत है तो वो पुलिस के पास जाएं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राज ठाकरे जो कह रहे हैं वो कांग्रेस कई सालों से कहती आ रही है। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि राज ठाकरे को आज कोई गंभीरता से नहीं लेता। अयोध्या के मुद्दे पर अब आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर किसी के पास इस बारे में जानकारी है, एविडेंस है, तो पुलिस को देनी चाहिए। राज ठाकरे आज कह रहे हैं, लेकिन हम पिछले 2-3 वर्षों से बार बार ये कह रहे हैं कि MIM और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक प्रकार की सांठगांठ है। जानबूझ के चुनाव के समय एक पूरे चुनावी वातावरण को पोलराइज करने के लिए और हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ओवैसी के ऊपर अटैक करती है और ओवैसी पलट करके भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करते हैं। Well, these are what you call as forecasts
और भविष्यवाणी, who can take it seriously? अयोध्या में राम मंदिर के लिए अनशन करने वाले महंत परमहंस दास को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अयोध्या में तपस्वी आश्रम के महंत परमहंस दास ने ऐलान किया था कि अगर राम मंदिर बनाने की ठोस पहल नहीं हुई तो वो 6 दिसंबर को आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह के लिए परमहंस दास ने चिता भी सजा रखी थी। चिता सजाने के लिए वो माता सीता के समाहित स्थल से मिट्टी भी ले आए थे। सोमवार को ही महंत परमहंस दास ने आशंका जताई थी कि प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करवा सकता है। आज पुलिस ने महंत को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पहले महंत परमहंस दास ने ऐलान किया कि बहुत जल्दी वो अपनी अगली योजना घोषित करेंगे। योगी आदित्यनाथ है तो यूपी के सीएम, लेकिन पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा कर रहे हैं। मन चुनाव प्रचार का हो तो योगी जी भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह जाते हैं। अगर मसूद कह रहा है पाकिस्तान में बैठ करके कि राम मंदिर बनेगा तो ये कर देंगे, अगर मसूद को बोलना चाहता हूं बनाओ अपनी दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक में अगर मसूद जैसे आतंकी चपेट में आएंगे तो आतंकियों से बचा नहीं पाएगा। योगी जी की ललकार जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के उस बयान पर है जिसमें उसने कहा था कि राम मंदिर बना तो दिल्ली से काबुल तक तबाही मचा देंगे। राजस्थान के अजमेर में चुनावी रैली के दौरान योगी ने दहाड़ा और कह दिया कि अगली सर्जिकल स्ट्राइक में मसूद अजहर को निपटा देंगे। योगी यही नहीं रुके, मन चुनावी था, इसीलिए ये भी कह गए कि देर सबेर अयोध्या में राम मंदिर तो बनेगा ही। इसलिए हम कहने के आए हैं, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं इस बारे में, ये लोगों को बात फैली है कि राम मंदिर बनेगा तो वह ये कर देंगे, लोग पक्ष नहीं कर पाएंगे। भगवान राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर होगा, भारत के आन मान और शान का मंदिर होगा और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। योगी जी ने हनुमान जी को दलित बताया तो अब उनकी ही पार्टी की एक सांसद ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। यूपी के बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले ने कहा कि हनुमान जी मनुवादियों के गुलाम थे। उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान जी को इसलिए बंदर का रूप दे दिया गया क्योंकि वो दलित थे। हनुमान जी दलित थे लेकिन मनवादियों के गुलाम थे, और मैं कहना चाहती हूँ कि यदि दलित थे और हनुमान जी एक इंसान थे तो उनको पूंछ क्यों लगाया गया, मुंह पे कालिक क्यों? जो लोगों ने जहाँ पर राम की बेड़ा पार कराने का काम किया उनको बंदर क्यों बनाया गया? उनका बंदर रूप दे दिया गया इसलिए कि वो दलित समाज के थे। उधर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील घोटाले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। इस घोटाले के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से डिपोर्ट कर दिल्ली लाया जा रहा है। कुछ ही घंटे में मिशेल को लेकर सीबीआई की टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। दरअसल मिशेल दुबई जेल में बंद था और बड़ी कोशिशों के बाद उसको भारत लेकर आना मुमकिन हो पाया। यूएई ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद मिशेल के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दी, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने उसे अपने कब्जे में लिया और अब उसे लेकर दिल्ली पहुंचने वाली है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला 3,600 करोड़ रुपए का है। वीवीआईपी लोगों के लिए अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। 12 अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद इटली से होनी थी। इस डील में क्रिश्चियन मिशेल समेत 3 बिचौलियों को रिश्वत मिली थी। यह रिश्वत मिशेल ने ग्लोबल सर्विसेज के जरिए हासिल की थी। हालांकि घूसखोरी के विवाद के बाद यूपीए सरकार ने अगस्ता चौपर डील रद्द कर दी थी, लेकिन मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद फिर से गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और इसकी आंच कई नेताओं और अफसरों तक पहुंचने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस के 2011-12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच को मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने अभी इस मामले में कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। सोनिया राहुल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सितंबर में दोनों के आयकर दस्तावेजों की दोबारा जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि आयकर विभाग को टैक्स प्रक्रिया की दोबारा जांच
करने का अधिकार है। इसी आदेश के खिलाफ सोनिया और राहुल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आयकर अधिकारियों से गांधी परिवार, सोनिया और राहुल गांधी को फायदा पहुंचाने की शिकायत की थी। आरोप है कि राहुल और सोनिया ने 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई और एसोसिएट जनरल लिमिटेड की संपत्तियों को अधिग्रहित कर लिया। इससे गांधी परिवार को करीब 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, लेकिन टैक्स दस्तावेजों में इसे कम करके दिखाया गया है। राजस्थान के रण में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच भारत माता को लेकर भिड़ंत हो गई। अलवर में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषण की शुरुआत में भारत माता की जय बोलते हैं, उन्हें इसकी जगह अनिल अंबानी की जय, नीरव मोदी की जय कहना चाहिए। अलवर से करीब 200 किलोमीटर दूर सीकर से पीएम मोदी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी भारत माता की जय नहीं बोलने का फतवा जारी कर सकते हैं। हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय। तो ये भारत माता है क्या? ये भारत माता हमारा पूरा देश है। ये भारत माता किसान है। हर भाषण में कहते हैं भारत माता की जय और काम करते हैं अनिल अंबानी के लिए। भाषण में उन्हें शुरुआत करनी चाहिए अनिल अंबानी की जय, मेहुल चोकसी की जय, नीरव मोदी की जय, ललित मोदी की जय। अगर आप भारत माता की बात करते हैं तो आपने किसानों को कैसे भूला? कांग्रेस के एक नामदार है, उस नामदार ने आज फतवा निकाला है। कांग्रेस के नामदार ने फतवा निकाला है कि मोदी जी ने चुनाव की सभाओं में भारत मां की जय बोल करके शुरू नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैंने आज इन लाखों लोगों की हाजिरी में कांग्रेस के नामदार के फतवे के चूर चूर करके 10 बार भारत मां की जय बुलवाई है। अरे आप होते कौन हो जो हिंदुस्तान के बेटों के मुंह से भारत मां की जयकारा छीनने का पाप करने की हिम्मत करते हो? शर्म आनी चाहिए। अरे डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों ने। भारत माता की जय के बहाने मोदी पर हमला बोलने के लिए राहुल गांधी ने करीब 2 मिनट खर्च किए थे, लेकिन पीएम मोदी ने पलटवार करने के लिए कमोबेश 10 मिनट खर्च किए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र है भारत माता जय की जगह इंदिरा इज इंडिया कहने का। नामदार, ये आपका चरित्र है। इंडिया इज इंदिरा से लेकर के भारत मां की जय के बजाय सोनिया की जय, ये आपका चरित्र है। हम तो जिएंगे तो भी मां भारती के लिए, मरेंगे तो भी मां भारती के लिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तूफानी तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 63 दिन में 5 राज्यों में 67,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर शाह ने बीजेपी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार में 14 दिन झोंके और इस दौरान उन्होंने 18,666 किलोमीटर तक का सफर तय किया। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए अमित शाह ने 17,940 किलोमीटर तक का सफर किया और 18 दिनों तक प्रचार किया। तेलंगाना में 10 दिनों के अपने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 12,815 किलोमीटर का सफर किया। राजस्थान में शाह अब तक 19 दिन प्रचार करने के लिए जा चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 11,973 किलोमीटर तक का सफर किया है। मिजोरम जैसे छोटे राज्य में भी चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह ने 5,785 किलोमीटर का सफर किया और यहाँ 2 दिनों तक कार्यक्रम किए। अमित शाह राजस्थान में अब तक 19 रैलियां, 4 रोड शो समेत 57 चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में शाह ने 48 चुनावी कार्यक्रम किए, जिसमें से 23 रैलियां थी। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने 8 रैलियों समेत 28 चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत की। तेलंगाना में अब तक अमित शाह 25 चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं। मिजोरम में शाह ने चुनाव प्रचार के लिए 4 कार्यक्रम किए थे।
मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता अनोखा आइडिया चुनते हैं। राजस्थान के उदयपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने ऐसा कुछ किया कि हर कोई हैरान रह गया। ये मत समझिएगा कि किसी दूल्हे की बारात निकली। ये भी मत समझिएगा कि डांस कर रहे ये लोग बाराती हैं और इन्हें देखकर दूल्हा समझने की भूल नहीं कर बैठिएगा। देखकर लगता जरूर है कि बारात निकली, लेकिन ये बारात नहीं, चुनावी प्रचार का एक अलग अनोखा रंग ढंग है। जो जनाब दूल्हे की तरह घोड़े पर सवार होकर निकले हैं वो उदयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी के प्रत्याशी फूल सिंह मीणा और घोड़े के आगे पीछे नाचते झूमते चल रहे ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मीणा जब लकड़वास इलाके में घोड़े पर सवार होकर प्रचार करने के लिए निकले तो लोग हैरान रह गए। घोड़े पर बैठे बैठे मीणा ने हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगे और बदले में विकास की गंगा बहा देने का वादा कर दिया। मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता को इतना पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत किया, उसका कर्जा में विकास के रूप में उतारने की प्रयास करूंगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने से नहीं चूक रहे। ऐसा ही मामला उदयपुर की खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बीजेपी प्रत्याशी नानालाल आहारी के समर्थक वोटरों को रिझाने के लिए नोट बांटने पहुंच गए, लेकिन मतदाताओं ने न सिर्फ उन्हें उल्टे पैर लौटा दिया बल्कि जमकर खरी खोटी भी सुनाई। इसी दौरान ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक के विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए। मोदी सरकार की एक और महिला मंत्री ने 2019 का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने अगला लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सेहत का हवाला देकर 2019 का चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, लेकिन उमा भारती ने चुनाव नहीं लड़ने का दूसरा तर्क दिया। उमा का कहना है कि 1-1.5 साल तक वो गंगा मैया और राम के मुद्दे पर फोकस करेंगी। अगले साल लोकसभा चुनाव है और उमा के बयान पर गौर करें तो साफ है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो मैं राजनीति जरूर करूंगी, मैं बीजेपी से ही राजनीति करूंगी, मुझे बीजेपी में ही रह के राजनीति करना है और राजनीति जरूर करना है। बस 1.5 साल मुझे गंगा और राम के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं रखा। 19 साल या 19 के बाद 1.5 साल? नहीं, 15 जनवरी से 1.5 साल। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा घमासान छिड़ गया है। इस पूरे घमासान में निशाने पर हैं जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रशांत किशोर की गाड़ी पर पथराव किया गया। वे कुलपति के दफ्तर से बाहर निकले थे, तभी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। प्रशांत किशोर तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ा। 10 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। एबीवीपी का आरोप है कि प्रशांत किशोर जेडीयू के स्टूडेंट विंग के उम्मीदवार की जीत के लिए काम कर रहे हैं, जिससे जीत का क्रेडिट उन्हें नहीं मिल सके। ये आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रशांत किशोर कुलपति से मिलने पहुंचे। 3 घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान चीफ इलेक्शन ऑफिसर के सलाहकार प्रोफेसर रामशंकर आर्य भी मौजूद थे। एबीवीपी का आरोप है कि प्रशांत किशोर वीसी पर दबाव डालने के लिए पहुंचे थे, जिससे जेडीयू के उम्मीदवारों को चुनाव में मदद दिला सके। इस मुलाकात के चलते ही एबीवीपी भड़की हुई है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को लेकर मचे इस घमासान में बीजेपी भी कूद पड़ी है। बीजेपी विधायकों ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना के पीर बहोर थाने पर बीजेपी विधायक प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की मांग के साथ धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा, नितिन नवीन और संजीव चौरसिया ने मांग की है कि प्रशांत किशोर पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी की प्रशासनिक असफलता और तानाशाही के खिलाफ बीजेपी विधायक पटना में धरने पर बैठे हैं। अगर महागठबंधन में रहते हुए आरजेडी विधायक ऐसा करते तो श्री नैतिकतावादी चाचा जी की अंतरात्मा जागकर अब तक राजभवन में पहुंच चुकी होती। कुछ बोलिए चाचा जी, काहे चुप्पी खींचे हैं? देश का अन्नदाता फसल से सही कमाई न होने के चलते परेशान है। यही वजह है कि नासिक के एक किसान ने नाराज होकर अपनी पूरी कमाई पीएम को ही दान कर दी। ये नासिक के प्याज के किसान हैं, जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं, लेकिन इनका दर्द सुनने वाला शायद कोई नहीं। यही वजह है कि किसानों ने अपनी बात पीएम मोदी तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा किया जिससे पीएमओ से लेकर जिले के अधिकारियों तक हड़कंप मच गया।
दरअसल नासिक के निफाड तहसील के रहने वाले संजय साठे नाम के किसान को मंडी से प्याज की फसल का सही दाम नहीं मिला, जिससे नाराज होकर साठे ने पीएम मोदी को प्याज से होने वाली अपनी पूरी कमाई यानी 1064 रूपए मनी ऑर्डर से भेज दी। जिसके बाद पीएमओ हरकत में आया। पीएमओ ने नासिक कलेक्टर के जरिए किसान से बात की और उनकी परेशानी जानी। वो खर्चा जब मैंने सब प्याज बेचा तो वो भी वसूल नहीं हुआ, आधा खर्चा नहीं, खाली 20 से 22 हजार रूपए निकला है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि वो सब रकम है वो पीएम मोदी को भेजी और इसी तरह से एक इंक्वायरी शुरू हो गई है। मेरे को अच्छा लगा कि किसानों के लिए कुछ पीएम मोदी साहब करेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ प्याज का सही लागत मूल्य न मिलने की वजह से किसानों की आंखें गुस्से में लाल हैं। हालत यह है कि नाराज किसान अपने प्याज को मंडी में ही फेंकने पर मजबूर हैं या फिर प्याज को जानवरों को खिला रहे हैं। एमपी में प्याज की सबसे बड़ी मंडी नीमच में प्याज 50 पैसे से लेकर 5 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिसको लेकर किसानों के आगे रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में किसान फसल की खरीद न होने से परेशान हैं। किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और वो मंडियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। दरअसल इन किसानों को नवंबर महीने से ही खरीद के मैसेज आने शुरू हो गए थे, लेकिन जब वो फसल लेकर मंडी पहुंचे तो दलालों ने फसल को खराब बताकर लेने से इनकार कर दिया। वहीं अधिकारी इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो फिलहाल एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नहले पे दहला में कहां पिट गए नेताजी। नहले पे दहला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई के पास ठाणे में एक पुल के उड़ने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। ऐसा लग रहा है कि यह हकीकत नहीं कोई फिल्मी सीन हो। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो किसी फिल्म की नहीं है, ये सैकड़ों साल पुराने पुल को गिराने की हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे की हैं, जहां पर सैकड़ों साल पुराने पुल को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गयी। पुल को पीडब्ल्यूडी विभाग ने ब्लास्ट करके ध्वस्त किया। ये पुल 2 इलाकों को जोड़ने वाला था। इसकी हालत बेहद खराब थी। महाराष्ट्र की नदियों पर बने पुल की ऑडिटिंग कराई गई थी। जिसमें इस पुल को खतरनाक पाया गया था। इस पुल पर पिछले 1 साल से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी हुई थी। इस पुल को ध्वस्त करने के बाद अब इसी जगह पर एक नया पुल बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात के कच्छ में नशे में धुत बीजेपी नेता का होटल के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हंगामा कर रहे नेताजी की लोगों ने जमकर धुनाई कर डाली। दरअसल बीजेपी नेता वालजी टापरिया राजस्थान के बांसवाड़ा में पार्टी का प्रचार करने गए थे और प्रचार से लौटने के बाद मुंद्रा में एक होटल में रुके हुए थे। इसी बीच नशे में धुत बीजेपी नेता ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो उल्टे ही उलझ गए, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। राजधानी दिल्ली में एक युवक ने अपने ही दोस्त को मौत की नींद सुला दिया। वारदात अशोकनगर इलाके की है, जहां पश्चिम बंगाल के रहने वाले बंटी को पहले उसके दोस्त तापस हल्दर ने शराब पिलाई और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ये पूरा मामला पैसों के लेन देन को लेकर है। आरोपी ने लाश को 1 हफ्ते तक घर में बंद रखा और फरार हो गया। जैसे ही पड़ोसियों को घर से बदबू आने लगी तो फौरन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में डीजे पर गाना बजाने को लेकर खूनी खेल खेला गया। घटना पालम इलाके की है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद डीजे बजाने वाले शख्स ने 2 युवकों को गोली मार दी। दोनों घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गया है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्रिकेट के मैदान की एक गंभीर खबर।